दे रहे, यही आंकड़ा अमित शाह ने दिया था, यही देश को कंफ्यूज कर रहे हैं। 17 लाख करोड़ तो खरीदने के लिए चाहिए, जो बिकेगा वो कहां से आएगा? वो माल बिकेगा भी तो उसको समुद्र में तो नहीं फेंकेंगे। अगर 17 लाख करोड़ का खरीदेंगे तो 15 लाख करोड़ का तो बेचेंगे उसको, इतनी बात होगी। 2 लाख करोड़ नुकसान हो जाएगा। क्या 2 लाख करोड़ इस देश के किसानों के लिए ज्यादा है कि पिछले साल 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाल के 70,000 करोड़ मूर्ति को दिया मंदी के नाम पे, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया मंदी के नाम पे, उनके लिए सारा कुछ है। 15 लाख करोड़ आज देश का एनपीए हो गया, वो सारा कारपोरेट का है। कारपोरेट के लिए तो देश में सारा कुछ है, जब किसानों के लिए देना पड़ जाए तो उनके सांस निकल जाते हैं। ये बताइए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि सरकार 15 लाख करोड़ की फसल खरीदे, किसानों की उपज खरीदे, फिर ऐसे हजारों गोदाम फिर बनेंगे और उसके बाद सरकार भंडारण करे, तो फिर तो सरकार मतलब क्या बोले, अनाज बेचने वाली सरकार हो जाएगी जो अनाज खरीदे बेचे। बिल्कुल आपने सही कहा। इसका जवाब मैंने दिया उनको, इसका मैंने ये जवाब दिया, प्राइवेट खरीदे। आपके पास गोदाम नहीं है, पहली बात तो ये शर्म की बात है कि 70 साल मेरे के पास गोदाम ही नहीं बने। ये बने बनाए गोदाम ठेके पे दे रहे हैं अडानी को, आपको अगली पॉलिसी बता दूं। और दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट खरीदे, आप भावांतर दे दीजिए। अगर वो हमारी कोई फसल प्राइवेट 200 रुपए कम पे खरीदता है, क्या वास्तविकता क्या है? ये WTO में चले गए। WTO में जाने से उसमें पहली शर्त है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। अब वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव देने में, मान लिया आज हम बाजार में गेहूं बेचते हैं, आज 1600 रुपये रेट है और MSP तो हमारा 1925 है। अब वो जो बीच का अंतर है, ठीक है, वो प्राइवेट खरीदे, लेकिन जो बीच का अंतर है वो सरकार हमें दे दे। वो 14 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ नहीं बनेगा, वो तो 2 लाख करोड़ ही बनेगा, 3 लाख करोड़ बन जाएगा। और अब मेरा इससे एक अगला सवाल कि इसका मतलब ये है कि हमारी जेब में 17 लाख करोड़ आना चाहिए, लेकिन हमें 17 लाख करोड़ नहीं मिल रहा, हमें 14 लाख करोड़ मिल रहा है, तो 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ ना हमारा। तो फिर MSP का बाढ़ में गया ना, किसने दिया फिर हमें MSP? फिर क्यों बिहार में जाएंगे चड्ढूनी साहब तो 1888-68 जो भी है, 1000 रुपए भी नहीं मिलता है किसान को, है ना? पंजाब हरियाणा में तो मिलता है, बिहार में तो बिल्कुल नहीं मिलता है ना? मंडियां खत्म है, आपको पता है कि APMC खत्म है वहाँ 2006 से। बस वही लड़ाई है हमारी, वही लड़ाई है। ये देश को अंधेरे में रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं किसान की लड़ाई तो है ही, ये देश के हर नागरिक की लड़ाई है। जैसे मैंने दाल में बताया, 150 रुपए 200 रुपए किलो में दाल खरीदी, किसानों ने नहीं, देश के हर नागरिक ने खरीदी। 80 रुपए में प्याज खरीदा, देश के हर नागरिक ने खरीदा। एक बात मेरे को और बताइए कि 8 रुपए में प्याज खरीद के क्या उसका अधिकतम रेट नहीं चाहिए? उसका अधिकतम रेट कितना मुनाफा कमाएगा? अरे 8 रुपए में खरीद के 80 रुपए बेचेगा। 8 रुपए में इनको क्या, इन्होंने कोई सीमा बनाई कि 8 रुपए में खरीद के 16 से ज्यादा नहीं बेच सकता? 2 गुने से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, 1.5 गुने से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए। क्या कोई आज तक देश में कानून बना? नहीं बना। ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। अच्छा ये बताइए, MSP पर ऐसे भी कोई कानून नहीं है आज तक? जब से MSP व्यवस्था है, जब से FCI है 65-66, जब से शुरू हुआ, MSP कानून का हिस्सा नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, यही सरकार कह रही है। तो आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, ये समझना चाह रहा हूं कि अगर 8 बार 10 बार प्रधानमंत्री मन की बात से लेकर भाषण दे चुके हैं, कृषि मंत्री चिट्ठी दे रहे हैं, शायद आप लोगों से बातचीत में उन्होंने लिखित आश्वासन देने की भी बात की, तो भरोसा क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने बिल्कुल लिखित आश्वासन देने की बात नहीं की, और मन की बात जो है, आत्मा की बात नहीं करते। मन बेईमान होता है, मन बेईमान होता है, और वो उसी बेईमान मन से बात करते हैं, उसी बेईमान मन से वो बात करते हैं। मन की बात करते हैं, आत्मा की बात नहीं करते। हम ये कह रहे हैं आत्मा की बात करें, आत्मा की आवाज सुने। आत्मा ये कहती है कि आज हमारा देश 107 देशों में 94 नंबर भुखमरी में पहुंच गया है, इस देश को बचाइए। आज एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटा है, उसकी आमदन को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए प्रति घंटा नहीं है, उसकी जेब से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं। ये वो कानून है। तो अब ये बताइए, डेडलॉक कैसे खत्म होगा चड्ढूनी साहब? चूंकि आप लोग की अहमियत है, आप लोग किसान नेता हैं, दिल्ली के आसपास घेरेबंदी मोर्चेबंदी के 24 दिन हो गए, सरकार का जो रवैया अब लग रहा है कि जितना संशोधन के लिए, सुझाव के लिए तैयार थी, उसके बाद वो तैयार नहीं दिख रही है, तो ये खत्म कैसे होगा? बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी
पड़ी थी, हमने निकाल के लागू किया। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मन जो है वो बेईमान होता है। उन्होंने उस बेईमान मन से बात की कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू कर दी। स्वामीनाथन का फार्मूला देखिए, स्वामीनाथन का फार्मूला है C2 + 50%, इन्होंने किया A2 + 50%, उसमें भारी अंतर है रेट का। C2 इन्होंने नहीं दिया है और फिर ये उसी मैले मन से, उसी बेईमान मन से बात करते हैं। तो अब ये बताइए कि आप जिस ढंग से जो बात जहां पे अटकी है, अब बात किसान नेता वर्सेस सरकार, तो अब ये लग रहा है बीच में बात अटक गई है दोनों तरफ से। जैसे होता है ना कि पंचों की बात सिर माथे खूंटा यही गड़ेगा, सरकार भी वैसे ही कर रही है, किसान नेता भी अब वहीं पर है। तो किसान नेता वहां पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये बयान दें, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम MSP देंगे, MSP देंगे। हम ये कह रहे हैं कि MSP की गारंटी का कानून बनाएं, क्या वो तैयार है बनाने के लिए? अगर वो MSP की गारंटी का कानून बनाते हैं कि हाँ 23 की 23 फसलें 100% हम खरीदेंगे, इससे कम किसान को नहीं मिलेगा। जानते हैं चटुनी साहब की ये सरकार नहीं करेगी ये, तब गारंटी देकर और 15 लाख करोड़ का फसल पूरे देश की खरीदेगी, आप जानते हैं नहीं खरीदेगी, क्योंकि अभी खरीदेगी क्यों? MSP का मतलब क्या है? MSP का अर्थ क्या है? न्यूनतम, न्यूनतम, कम से कम। अरे हमसे कम से कम भी नहीं मिलेगा। ये कौन सा देश है? मैं कम से कम, फिर वो बोलते क्यों है? फिर वो बोल दे कि हम MSP नहीं देंगे, हम MSP नहीं दे सकते, बोल रहे हैं। ये ना करें ना, अभी देंगे नहीं लेकिन बोल लेंगे जरूर। तो आप तो ये चाहते हैं ना कि चाहे प्राइवेट प्लेयर खरीदे, चाहे कॉर्पोरेट खरीदे, चाहे अडानी खरीदे, चाहे कोई खरीदे, वो MSP से नीचे ना खरीदे, सिर्फ सरकार खरीदे, जरूरी तो है नहीं। हम ये कह रहे हैं प्राइवेट भी खरीदे तो MSP से ऊपर खरीदे, लेकिन प्राइवेट मार्केट के भाव पे खरीदेगा। अगर मार्केट का भाव MSP से ज्यादा आ जाता है तो प्राइवेट खरीदेगा, अगर MSP से कम आ जाता है तो प्राइवेट कैसे खरीदेगा? फिर प्राइवेट नहीं खरीदेगा। और एक बात आप और मान के चलिए, सरकार की गले की घंटी भी है, यही गले की घंटी भी है, और घंटी सरकार ने बंधवाई है। क्यों? सरकार जो WTO में चली गई उसमें वर्ल्ड मार्केट का रेट हमारे से नीचे रहता है, हमारे MSP से नीचे रहता है। क्यों नीचे रहता है? क्योंकि वहाँ जमीन ज़्यादा है और आबादी कम है, वहाँ ज़्यादा उत्पादन उनका किसी काम का नहीं है, वो हिंदुस्तान में सस्ते दाम पर आता है। मक्का बाहर से आया, 5 लाख टन मक्का जून में है, और यहाँ का मक्का जो पिछले साल 2000 में बिका था, इस साल वो 1100 रुपये में बिका, बिहार में 800 रुपये में बिका। वो चीज़ जो है वर्ल्ड मार्केट के रेटों से मुकाबला करना, और हमारी देश की पोजीशन वर्ल्ड मार्केट से मुकाबला करने की नहीं है। अच्छा ये बताइए, अब आखिरी खत्म कर रहे हैं, कि जो ये प्रधानमंत्री कहते हैं या सरकार मान रही है कि ज्यादातर किसान, लाखों किसान सरकार के साथ हैं, जिसमें बहुत सारे किसान नेता नरेंद्र तोमर से मुलाकात करके तस्वीरें बाहर छप रही हैं, और कुछ किसान जिसमें पंजाब के ज्यादातर और कुछ हरियाणा के, ये किसान सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं। इनके पीछे क्या क्या है, चीन, पाकिस्तान, बिचौलिए और मंडी और खालिस्तान और सब इनके पीछे हैं। और इसलिए, बल्कि आपने शायद देखा होगा जो चिट्ठी है नरेंद्र तोमर की, उसमें यहां भी लिखा हुआ कि 62 की लड़ाई में जो देश के साथ नहीं थे, जो विचारधारा तब की थी, वही विचारधारा वाले लोग किसानों को उकसा रहे हैं। देखिए, जहां तक विचारधारा का सवाल है, मेरे को नहीं पता वो किसके बोल रहे हैं, लेकिन RSS की विचारधारा तो देश को आजाद कराने की भी नहीं थी। देश को आजाद कराने में कौन सा सहयोग किया RSS ने? कितने शहीद उनके बता दें। एक बात। दूसरी बात, अब जो है, अब ये किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए कभी उसके पीछे चीन, कभी उसके पीछे पाकिस्तान, कभी उसके पीछे खालिस्तान, कभी उसके पीछे कांग्रेस, ये बोलते जा रहे हैं। लेकिन आज आप देखें, मजदूर से लेकर और व्यापारी तक का इस आंदोलन में सहयोग मिल रहा है, और ये इतना बड़ा आंदोलन हमारे किए से नहीं हुआ। ये परमात्मा का संदेश है, ये परमात्मा के संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं। ये मतलब इतना बड़ा आंदोलन, कोई मूर्ख नहीं है किसान। इन्होंने हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाना चाहा, इन्होंने हरियाणा में किसान सेमिनार करके समझाना चाहा, इन्होंने हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा निकाल के समझाना चाहा, लेकिन मुंह की खाई। अब एक पापी मन से एक और कर रहे हैं। आज जो है ये SYL का मुद्दा उठाया हुआ है, आज उस पर ड्रामे कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जब वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में,
और हरियाणा में चौटाला बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में चौटाला, पंजाब में बीजेपी और बादल की सरकार थी, तब ये जिंदे मर के दे गए। उसके बाद 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, और 2017 तक पंजाब में बीजेपी और बादल की सरकार रही, तब ये बीजेपी पे एक सांस नहीं निकाला इन्होंने। अब आंदोलन हुआ है तो हरियाणा और पंजाब में फूट डालते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी चाइना के बताते हैं, कभी कांग्रेस के बताते हैं। ये षड्यंत्र सारे, लेकिन हमारे से तो मुकाबला कर सकते हैं, हमारे में तो कोई बात ही नहीं है। हम तो हैं ही कौन सरकार के आगे, किस खेत की मूड़ी है। लेकिन ये तो परमात्मा से मुकाबला करने में खड़ गए। ये बताइए, एक चीज और कहा प्रधानमंत्री ने कि बड़े बड़े देशों के किसानों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, सुविधा भारत के किसानों को भी क्यों न वो सुविधा मिले। जो काम 25-30 साल पहले होने चाहिए अब हो रहे हैं, और किसान पिछड़ेपन में अब नहीं रह सकता। आप लोग उसी चीज पर फंसे रहना चाहते हैं, धान और गेहूं खाली उपजे, एमएसपी पर सरकार खरीदे, और जो आधुनिक उपकरण है, किसान कैश क्रॉप उपजाए और दुनिया से कंपटीशन करे, उसके लिए सरकार ये रिफॉर्म कर रही है। आप लोग रिफॉर्म विरोधी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कैसे होगा, वो ठंडे दिमाग से सोचिए। अमेरिका में एक किसान 20,000 एकड़ का मालिक है, हरियाणा में एक किसान 2 एकड़ का मालिक है। WTO में तो चले गए, अब उसका मुकाबला कैसे करेंगे। उसका मुकाबला करने के लिए इन्होंने अगली थ्योरी निकाली है कि अगली खेती कारपोरेट करेगा, अगली खेती कारपोरेट करेगा, और कारपोरेट यहाँ पे हजारों एकड़ के प्लाट उसके लिए बनाएंगे ये लोग, और वो फुहारे से खेती करेगा, वो ड्रिप से खेती करेगा, वो मशीन से खेती करेगा। उदाहरण है आपके सामने, हरियाणा, अगर हमारे देश में कोई कपास बीजे तो एक एक फोहा चुगना पड़ेगा। अगर अमेरिका में कोई किसान बीजे, 5 किलोमीटर तक उसकी जमीन है, 5 किलोमीटर तक कपास है, मशीन आएगी सारी को चुग देगी, दूसरी मशीन आएगी जो वो उसको बंडल बना के उठा के ले जाएगी। तो क्या हरियाणा का किसान जो हाथ से एक एक फोहा चुगता है वो उसका मुकाबला कर पाएगा? अब यहाँ भी वो कहते हैं कि यहाँ भी हम 10,000 एकड़ का प्लाट बनाओ और 5 किलोमीटर तक एक ही आदमी की ज़मीन हो, एक ही कंपनी की ज़मीन हो, और वो सारी मशीन से खेती करे, तब जाके अमेरिका के किसान का मुकाबला करेगा। वो जो यहाँ पैदा करना चाहते हैं, यानी अगली जो चोट है वो खेती किसान नहीं करेगा, खेती भी कारपोरेट करेगा। अब की कानूनों से एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जाएगा, और उसके अगली प्लानिंग एग्रीकल्चर कारपोरेट को जाएगा। वो कह रहे हैं, आप यही सब कह के किसानों को डरा रहे हैं, बरगला रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, या आपके कंधे पर कोई बंदूक रखकर चला रहा है, जमीन छिन जाएगी और कॉर्पोरेट आएगा, ये सब आप डरा रहे हैं किसानों को। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये जो कानून है, उसमें जमीन किसान की ही रहेगी। अगर उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो भी वो उसकी मालकियत नहीं रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सफाई दी जा रही है। उदाहरण, मेरे ऊपर 30-32 मुकदमे इसी आंदोलन में दर्ज कर चुके हैं, 307 के। क्या मेरे को प्रधानमंत्री बनना है? मेरे को तो प्रधानमंत्री नहीं बनना। मैं किसानों को क्यों बहकाऊंगा, क्यों अपने ऊपर मुकदमे दर्ज करवाऊंगा, क्यों इनके लटकाऊंगा, क्यों इनके पानी के फुहारे झेलूंगा? मेरे को क्या जरूरत है, क्या लालच है? ये लोगों को गुमराह करते हैं अपना राज चलाने के लिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे जितने षड्यंत्र हैं ना, हम तो कुछ चीज ही नहीं है इनके आगे। लेकिन ये तो खुदा से टक्कर ले रहे हैं। जनता की आवाज जब सारा देश बोल रहा है, उस जन की आवाज नहीं सुन रहे। ये खुदा और खुदी के बैर जैसा है, और ये राजहट है जो ये उल्टा लोगों को समझाना चाहिए। जो हम समझा रहे हैं वो लोगों के दिमाग में बैठ रही है ना। आप ये समझाइए, कौन अनपढ़ से अनपढ़ किसान होगा जिसकी समझ में ये नहीं आएगी कि बिहार जैसा कानून बनेगा। ये कह रहे बिहार मॉडल लागू करो, कह तो रहे भाई बिहार में अगर 1,000 रुपए दान बिकेगी तो ये कहते हैं मुनाफा है, अगर हरियाणा में 1888 में बिकेगी तो घाटा है। ये किसकी समझ में आएगी? ये क्यों इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं? एक तो लूट रहे हैं, दूसरा बेवकूफ समझते हैं, दो गलतियां कर रहे हैं। जैसे मैं चडूनी साहब ये बताइए कि अब इतनी बातें हो गई, डेडलॉक है, अब बातचीत का सिलसिला फिर से दोबारा कैसे शुरू होगा, कब होगा? क्या कोई प्रपोजल है आप लोगों के पास? कोई बातचीत हो रही है? क्या है? देखिए, सरकार ने हमें 7 बार बात के लिए बुलाया। 2 बार पहले पंजाब वालों को बुलाया, 5 बार की बातचीत में मैं भी गया। ठीक बात है, हमने एक बार भी जाने से इनकार नहीं किया।
हम अब भी जाने से इनकार नहीं करते। सरकार ने कब बुलाया हम बात के लिए? बातचीत सरकार ने बंद की, हमने कहाँ बंद की? नहीं, आप यस नो लिखकर बैठ जाते मुंह फेर कर। सरकार का कहना है बात तो करें, सिर्फ यस और नो में बात कैसे होती करें? वो जो है वो अपनी बात पे अड़ गए कि हमने एक लकीर खींच दी, इससे अगली हम आपकी नहीं सुनेंगे। हम कह रहे हैं हमारी इससे अगली सुनिए, वो कह रहे हैं हम इससे अगली नहीं सुनेंगे। अब आपके माध्यम से भी कह रहे हैं वो क्यों नहीं घोषित करते हैं एमएसपी? जब वो कह रहे हैं दो चीज है, या तो वो ये कह दें हम नहीं दे सकते, या वो ये कह दें हम पूरी पे देंगे। हमें खतरा तो जो है वो यहीं आके है भाई, हमें एमएसपी मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। अब ये वहां से शुरू कर ले ना, बात को वहां से शुरू कर लेना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमएसपी पे कानून बनाए बगैर अब दोबारा आप न बातचीत शुरू करेंगे और न ही ये आंदोलन खत्म करेंगे ना। कोई बुलाएगा ही नहीं तो जबरदस्ती की। आप हमारे से बात ना करनी चाहें तो हम आपसे जबरदस्ती जाके कैसे करें? हमें घुसने देगा कोई? ये दिल्ली में तो घुसने नहीं दिया इन्होंने, बातचीत के लिए घुसने देगा वहां कोई? जब बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। बातचीत से ना कभी इनकार किया है, ना कभी इनकार करेंगे। अच्छा, आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार से पूछा था कि क्या इन कानूनों को होल्ड किया जा सकता है और कमेटी बात करे जिसमें एक्सपर्ट हो, जिसमें किसान हो, जिसमें सरकार के नुमाइंदे हो। तो अगर इस दिशा में कुछ होता है कि कानून को होल्ड किया जाए, उनके नियम ना बनाए जाएं, लागू ना हो, वो कोई रास्ता है क्या? और 2-4 महीने कंसल्टेशन हो। हाँ, यही तो सरकार कह रही थी, यही सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बना दें, हमने नामंजूर कर दिया था। आज तक जितनी कमेटियां बनाई हैं वो आंदोलन को टालने के लिए बनाई गई हैं। बात मानने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई। बात को टालने के, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई थी। क्या आज तक कोई बात मानी? नहीं मानी। आंदोलन टाल दिया उसके नाम पे कि हम 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाएंगे, बनाया लेकिन टाल दिया। वही इनमें चारे हैं। और अगर अब हमने बात नहीं मानी तो इन्होंने अपने लोगों से सुप्रीम कोर्ट में केस करवा दिया, अपने लोगों से करवा दिया, और अपने लोगों से केस करवा के, और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा? तो उसमें हरीश साल्वे जैसे बड़े बड़े दिग्गज हैं, सरकार के वकील तो हैं, हरीश साल्वे भी हैं। हाँ, सरकार ने, कोर्ट ने क्या पूछा कि क्या आप इन कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार हो? अरे वो तो पहले ही तैयार हैं, हमें पता है। वो कानूनों को स्थगित करके कमेटी बनाना चाहते हैं, पहले ही चाहते हैं। हम इनकार तो करके आए उनसे। अच्छा, तो वो रास्ता नहीं है आपके? नहीं, वो कोई रास्ता नहीं है। वो तो एक लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी, हमारी भी नहीं मानी। तो ये लोग अगर यही देखने लगे तो कि आप किसी की नहीं मान रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हैं, न सरकार की मान रहे हैं, फिर देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये जुगाड़ जो है, ये जो आंदोलन है, ये हमारा नहीं है, ये प्राकृतिक है, उस ऊपर वाले का है। जो वो करेगा, वो मालिक जो करेगा वो हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चढ़ूनी साहब। गुरनाम सिंह चढ़ूनी वरिष्ठ नेता हैं, सरकार से हर मुलाकात में शामिल थे, अमित शाह से बातचीत में भी शामिल थे। जो इन्होंने कहा आपने सुना। यहां से ये बात साफ है कि किसी भी सूरत में कोई फार्मूला इन कानूनों के रहते उस फार्मूले को किसान मानने को तैयार नहीं है। यही मान लें आपकी बात? जी बिल्कुल ऐसी मान लीजिए। तो अब ये डेडलॉक कैसे टूटेगा इसके बारे में कहना फिलहाल मुश्किल है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अब सबकी नजर इस बात पर है कि किसानों का जो आंदोलन, किसानों की जो मोर्चेबंदी, किसानों की जो घेरेबंदी दिल्ली और आसपास की सीमाओं पर 24 दिनों से है, वो घेरेबंदी कब खत्म होगी, कब तक चलेगी? क्या आंदोलन के बीच जो डेडलॉक का रास्ता आ गया, डेडलॉक की स्थिति आ गई है सरकार और किसान संगठनों के बीच, क्या वो डेडलॉक टूटेगा? प्रधानमंत्री मोदी की कल किसान नेताओं से अपील, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की 8 पन्नों की चिट्ठी, और इन सब के बीच संवादहीनता जैसी स्थिति। किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं का बार बार ये कहना कि जब तक सरकार 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसी बातचीत का कोई मतलब नहीं। इस बीच प्रधानमंत्री का ये कहना कि मेरी नीयत गंगा और नर्मदा जैसी साफ है, अगर मेरे से कोई गलती हुई या मेरी बातों में कोई आशंका दिखती है, मैं समाधान और विचार के लिए, बात के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने 53 मिनट के अपने संदेश में दुनिया भर की खूबियां बता दी कृषि कानूनों की। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि अब आगे का रास्ता क्या है, क्या कोई बीच का रास्ता है, क्या
सरकार और किसान संगठनों के बीच जो डेडलॉक है ये टूटेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी। और जहां मैं हूं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ताओं को पिछले 15 दिनों के भीतर देखा है जो हरनाम सिंह जी का नाम अपने बिल्ले में लगाकर, भारतीय किसान यूनियन का ये बिल्ला चढ़ूनी का नाम लगाकर यहाँ इस इलाके में है, और उसमें हरियाणा के लोगों की बहुतायत है। और वो खास बात है क्योंकि सवाल कई बार ये उठता है हरियाणा उस तरह साथ है कि नहीं, क्या सिर्फ पंजाब का है, क्या सिर्फ सरदारों का है। तो इसलिए हमारे साथ हैं चढ़ूनी साहब। सबसे पहला सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की आपने भी सुना होगा, और उसके पहले कृषि मंत्री की चिट्ठी, अब आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? इस बीच सुप्रीम कोर्ट का भी दखल हो गया कि क्या रोका जा सकता है, कानून को होल्ड पे किया जा सकता है, कमेटी बनाई जा सकती है। अब रास्ता क्या दिख रहा है चढ़ूनी साहब? चूंकि आप हर बातचीत में रहे, ये भी बता दूं कि सरकार के साथ जो मंत्रियों के साथ जो बातचीत हुई, अमित शाह के साथ बातचीत हुई, हर बातचीत का हिस्सा भी रहे चढ़ूनी साहब। देखिए, बीजेपी ने जो ये कानून बनाए हैं ये कारपोरेट के फायदे के लिए बनाए हैं, लेकिन किसान का फायदा बताया है, जैसा मोदी की आदत है। और हमारा सवाल ये है कि आपके ये कानून हमें नहीं चाहिए, हमें ज़बरदस्ती का फ़ायदा आप क्यों करवा रहे हो? इनमें एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जिससे किसान का फ़ायदा हो, बल्कि पूरा जो एग्रो बिजनेस है वो कारपोरेट को जाएगा। और जो खरबों का बिजनेस है और कारपोरेट के हाथ में जाने से, क्योंकि जब खाद्यान्न कारपोरेट के हाथ में आ जाए, वो देश की जो अन्न, जो भूख है उसका फायदा उठाएंगे। और आज पोजीशन ये होगी कि करोड़ों लोग भूखमरी से मरेंगे। उदाहरण मैं आपके सामने दे दूं, 4 साल पहले दाल में इन्होंने स्टॉक सीमा हटाई, महाराष्ट्र की सरकार ने चुपके से एक चिट्ठी लिखी और उसका केवल 7-8 व्यापारी थे उनको ही पता चला। पूरे देश की दाल खरीदी, स्टॉक की, 50 रुपए में खरीदी, 200 रुपए में बेची। सवाल इस चीज़ का है कि हमारी तो उसके पिछले साल भी 250 रुपए में बिकी थी, उस साल भी 50 रुपए में बिकी, लेकिन 200 रुपए में किसने लेके खाई? देश के हर नागरिक ने। देश के हर नागरिक की जेब से पैसा निकला और अडानी जैसे लोगों की जेब में गया। अब वही चीज होगी, इन कानूनों से देश के हर नागरिक की जेब पे डाका पड़ेगा। आपके सामने प्याज 8 रुपए में खरीदा, 80 रुपए किलो में बेचा। बीच का मुनाफा किसका गया? ना तो उपभोक्ता का और ना उत्पादक का। आलू 8 रुपए में खरीद के 40 रुपए में बेचा। बीच का मुनाफा किसका गया? व्यापारी का, ना उसके किसान को बचा, ना उससे उपभोक्ता को बचा। अब ये पोजीशन सरकार खड़ा करना चाह रही है, यानी देश का जो एग्रो बिजनेस है वो कारपोरेट को देना चाह रही है। लेकिन चढ़ूनी साहब, बीच में रोक रहा हूं मैं कि ये जो आप कह रहे हैं, जो फासला फसल की कीमत और मुनाफे का और बेचने का और खरीदने का, ये तो दशकों से है। हम इस कानून तो अभी अध्यादेश आया या अभी कानून आया 20 सितंबर को, लेकिन उसके पहले से ये हमेशा है कि फसल या प्याज ट्रक से नासिक में सड़क पर फेंक दिया जाता है क्योंकि खरीदार नहीं होता, या 80 रुपए और 20 रुपए का फर्क होता है। अंतर है। पहले सारी खाने वाले चीजों के पर एक स्टॉक सीमा है कि देश का एक ही व्यापारी थोड़ा ही सारे देश के माल को खरीद लेगा। ब्लैक मेलिंग को रोकने के लिए 1955 में एक कानून बनाया था कि ब्लैक मेलिंग ना हो, खाने का सामान चंद लोग ना काबू कर लें, उस पर उसकी एक स्टॉक सीमा है कि भाई इससे ज्यादा नहीं रख सकते। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो इस बार खुली छूट भंडारण की थी उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब वो तोड़ दी गई। अब मान लिया सारे देश की गेहूं अगर अडानी खरीद ले और फिर देश में गेहूं की कमी पैदा हो जाए या पैदा कर दी जाए, तो फिर देश कहां से खाएगा? अच्छा सर, जैसे 2008 में गेहूं की कमी आई, 2200 रुपए तक में विदेशों से गेहूं नहीं मिली। अगर गेहूं सारी अडानी के कब्जे में, और उस वक्त भी कुछ गेहूं इनके कब्जे में थी क्योंकि हरियाणा पंजाब से सरकार खरीदती है, बाकी तो इन्होंने खरीदी थी, उस वक्त भी इन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया था कि इनके स्टॉक में कितनी गेहूं है। और आगे के लिए अगर इनको छूट दे दी तो उसमें होगा क्या? देश का पूरा देश जो है, आज जो देश भूखमरी वाले 107 देशों में
94वें स्थान पे है, उस देश की गरीब जनता का आखिर क्या होगा? आंदोलन बेशक किसानों ने शुरू किया है, लेकिन इस पॉइंट पे तो पूरा देश लूटेगा। लेकिन ये बताइए चढ़ूनी साहब, जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा, बार बार वो भाषण दे रहे हैं, 8 पन्ने की चिट्ठी भी लिखी कृषि मंत्री ने, तो वो बार बार कह रहे हैं कि भाई इसमें किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी कुछ आशंकाएं हैं, उसको दूर करने को तैयार हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि क्लॉज बाय क्लॉज आप बताएं कि यहाँ समस्या है, हम उसका समाधान करेंगे। यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपकी आशंका अगर है तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं विनम्रता के साथ बात करने को हम तैयार हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम आपकी आशंकाओं को, भ्रम को दूर करें। तो आप लोग जिद पर अड़े हैं, ऐसा सरकार का कहना है। बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया, लेकिन आप एक देखिए कि कोरोना काल में जब लोग बिल्कुल घरों में दुबके हुए थे, उस वक्त अध्यादेश ला दिए गए। हमारे देश में अध्यादेश तब लाया जाता है जब देश का नुकसान होने वाला हो, कानून बनाने में टाइम लगे, अध्यादेश की जरूरत है, वरना 2 महीने में देश का नुकसान हो जाएगा, कानून बनाते 2 महीने लगेंगे। अब ये इनमें कोई एक्ट ऐसा नहीं है जिससे देश बर्बाद हो जाता अगर कोरोना काल में लागू ना करते। कोरोना काल में केवल इसलिए लागू किया गया कि अब लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद भी आंदोलन हुआ और उसके बावजूद जल्दबाजी में कानून बना दिया गया। अब आप देखिए, अध्यादेश लागू होने से और कानून बनाने के बीच जब आंदोलन हुआ तो कानून बनाने से पहले हमारे से डिस्कस करना चाहिए था, सभी पार्टियों की राय लेनी चाहिए थी। इन्होंने किसी की राय नहीं ली। आंदोलन होने के बावजूद जबरदस्ती उसको तुरंत कानून में बदल दिया गया। अब ये अमेंडमेंट की बात करते हैं, वो टाइम था अमेंडमेंट का। जब आंदोलन पहले पड़ाव में था तब इनके बात के लिए बुलाते, तब वो था अमेंडमेंट का। अब इन्होंने सारा कुछ कर दिया। अब लास्ट स्टेज पे आंदोलन आ गया, उस आखिरी स्टेज पे आंदोलन जब आ गया तब ये अमेंडमेंट की बात करते हैं। लेकिन कर तो रहे हैं अमेंडमेंट की बात। दूसरी चीज जो बड़ा गंभीर मैटर है, ये हमें उलझा कहाँ रहे हैं। आपने कल का मोदी जी का बयान सुना, उन्होंने कहा हम नर्मदा की तरह पवित्र हैं, हम गंगा की तरह पवित्र हैं, पवित्र मन से बात कर रहे हैं। हम एमएसपी नहीं एमएसपी ऐसे ही एमएसपी रखेंगे, एमएसपी रखेंगे, जारी है, जारी रहेगी, जारी है, जारी रहेगी। लेकिन मन में काला है। ये वैसी बात है जैसी गंगा तो पवित्र है, लेकिन गंगा के अंदर एक गंदा नाला गिर रहा है, वो गंदा नाला पवित्र नहीं है। इसलिए मोदी की बात गंदे नाले जैसी है। गंगा पवित्र है, लेकिन वो गंदा नाला जो है वो उस पवित्र गंगा को भी अपवित्र कर रहा है। हमने अमित शाह जी से सवाल किया था कि आप कह रहे हैं हम एमएसपी रखेंगे, एमएसपी रहेगा, एमएसपी रहेगा। आपने सारे देश का बेवकूफ बना के रख दिया, आपने सारा देश कंफ्यूज कर दिया। आप बताइए मेरे को, साफ शब्दों में ये बताइए कि आप 23 फसलें एमएसपी पर घोषित करते हैं, 23 फसलों का, क्या आप 23 फसलें जितनी देश में पैदा होती है सारी खरीदने के लिए तैयार हो? एमएसपी क्लियर जवाब था अमित शाह जी का, नहीं खरीद सकते, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। हम तो जितना पहला खरीद रहे हैं उतना ही खरीद देंगे। अब पहला कितना खरीद रहे हैं? वो हरियाणा और पंजाब से गेहूं और धान खरीद रहे हैं, जितना उनको पीडीएस में देना होता उतना खरीद रहे हैं। ठीक बात है। अब हमारा आंदोलन क्या है? हमारा आंदोलन है कि पूरे देश के अंदर एमएसपी का तो आपने जो दे रहे हो न्यूनतम मूल्य है, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिलता है तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए चढ़ूनी साहब, अमित शाह के साथ मीटिंग में आप भी थे? जी था। उन्होंने शायद ये माना भी कि हाँ, जब आपने कहा कि पहले से कंसल्टेशन होना चाहिए, शायद माना, अखबारों में जो दिखा कि उन्होंने माना है हाँ ये गलती हुई, ऐसा शायद उन्होंने कहा, जो अखबारों में छपा, पता नहीं, आप बताएंगे क्या माना था कि कोई गलती हुई सरकार की, पहले कंसल्टेशन नहीं करना या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा उन्होंने माना कि पहले करना चाहिए था, पहले नहीं किया और अब हम कर लेते हैं। तो अब बात आती है चढ़ूनी साहब कि, लेकिन मैं इससे अगली एक बात एमएसपी पे कहना चाहूंगा कि हमने 13-14 में केस किया था हाई कोर्ट में कि न्यूनतम से खरीद शुरू होनी चाहिए, न्यूनतम से, लेकिन वो भी आज तक पेंडिंग है। सरकार के दबाव में कोर्ट फैसला नहीं सुना पाई। अब हमारा आंदोलन ही इस बात का था कि कम से कम एमएसपी तो हमें मिले। इन कानूनों से क्या खतरा है कि एमएसपी नहीं बचेगा। वास्तविकता क्या है कि वो तो कह रहे हैं ना कि एमएसपी जैसे चल रहा है चलेगा। यही पॉइंट है, बस यही पॉइंट है। से अभी 6% फसल पूरे देश की खरीदी जाती है।
क्या देश में 6% किसानों को ही उसका लाभ मिलना चाहिए? 100% को नहीं मिलना चाहिए, 100% मर जाए। अच्छा ये बताइए, थोड़ा प्रैक्टिकल बात हम कर रहे हैं आपसे कि जैसे आपने कहा कि अमित शाह से कहा कि सारी फसल एमएसपी पर सरकार खरीदेगी, तो जो आंकड़े हैं 15 से 17 लाख करोड़ चाहिए अगर सारी फसल खरीद ले। बिल्कुल। तो ये पैसे कहां से 17 लाख करोड़ की फसल खरीदेगी सरकार कैसे? बिल्कुल झूठा आंकड़ा दे रहे। यही आंकड़ा अमित शाह ने दिया था, यही देश को कंफ्यूज कर रहे हैं। 17 लाख करोड़ तो खरीदने के लिए चाहिए, जो बिकेगा वो कहां से आएगा? वो माल बिकेगा भी तो उसको समुद्र में तो नहीं फेंकेंगे। अगर 17 लाख करोड़ का खरीदेंगे तो 15 लाख करोड़ का तो बेचेंगे उसको। इतनी बात होगी, 2 लाख करोड़ नुकसान हो जाएगा। क्या 2 लाख करोड़ इस देश के किसानों के लिए ज्यादा है कि पिछले साल 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाल के 70,000 करोड़ मूर्ति को दिया मंदी के नाम पे, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया मंदी के नाम पे, उनके लिए सारा कुछ है। 15 लाख करोड़ आज देश का एनपीए हो गया, वो सारा कारपोरेट का है। कारपोरेट के लिए तो देश में सारा कुछ है, जब किसानों के लिए देना पड़ जाए तो उनके सांस निकल जाते हैं। ये बताइए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि सरकार 15 लाख करोड़ की फसल खरीदे, किसानों की उपज खरीदे, फिर ऐसे हजारों गोदाम फिर बनेंगे और उसके बाद सरकार भंडारण करे, तो फिर तो सरकार मतलब क्या बोल रहे हैं, अनाज बेचने वाली सरकार हो जाएगी जो अनाज खरीदे बेचे। बिल्कुल आपने सही कहा। इसका जवाब मैंने दिया उनको। इसका मैंने ये जवाब दिया, प्राइवेट खरीदे। आपके पास गोदाम नहीं है, पहली बात तो ये शर्म की बात है कि 70 साल में के पास गोदाम ही नहीं बने। ये बने बनाए गोदाम ठेके पे दे रहे हैं अडानी को। आपको अगली पॉलिसी बता दूं। और दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट खरीदे, आप भावांतर दे दीजिए। अगर वो हमारी कोई फसल प्राइवेट 200 रुपए कम पे खरीदता है, क्या वास्तविकता क्या है? ये WTO में चले गए। WTO में जाने से उसमें पहली शर्त है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। अब वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव देने में, मान लिया आज हम बाजार में गेहूं बेचते हैं, आज 1600 रुपये रेट है और MSP तो हमारा 1925 है। अब वो जो बीच का अंतर है, ठीक है, वो प्राइवेट खरीदे, लेकिन जो बीच का अंतर है वो सरकार हमें दे दे। वो 14 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ नहीं बनेगा, वो तो 2 लाख करोड़ ही बनेगा, 3 लाख करोड़ बन जाएगा। और अब मेरा इससे एक अगला सवाल कि इसका मतलब ये है कि हमारी जेब में 17 लाख करोड़ आना चाहिए, लेकिन हमें 17 लाख करोड़ नहीं मिल रहा, हमें 14 लाख करोड़ मिल रहा है। तो 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ ना हमारा। तो फिर MSP का बाढ़ में गया ना, किसने दिया फिर हमें MSP? फिर क्यों बिहार में जाएंगे चड्ढूनी साहब तो 1888-68 जो भी है 1000 रुपए भी नहीं मिलता है किसान को, है ना? पंजाब हरियाणा में तो मिलता है, बिहार में तो बिल्कुल नहीं मिलता है ना? मंडियां खत्म है, आपको पता है कि APMC खत्म है वहाँ 2006 से। बस वही लड़ाई है हमारी, वही लड़ाई है। ये देश को अंधेरे में रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं किसान की लड़ाई तो है ही, ये देश के हर नागरिक की लड़ाई है। जैसे मैंने दाल में बताया, 150 रुपए 200 रुपए किलो में दाल खरीदी, किसानों ने नहीं, देश के हर नागरिक ने खरीदी। 80 रुपए में प्याज खरीदा, देश के हर नागरिक ने खरीदा। एक बात मेरे को और बताइए कि 8 रुपए में प्याज खरीद के क्या उसका अधिकतम रेट नहीं चाहिए? उसका अधिकतम रेट कितना मुनाफा कमाएगा? अरे 8 रुपए में खरीद के 80 रुपए बेचेगा। 8 रुपए में इनको क्या, इन्होंने कोई सीमा बनाई कि 8 रुपए में खरीद के 16 से ज्यादा नहीं बेच सकता? 2 गुने से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, 1.5 गुने से ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए। क्या कोई आज तक देश में कानून बना? नहीं बना। ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। अच्छा ये बताइए, MSP पर ऐसे भी कोई कानून नहीं है आज तक, जब से MSP व्यवस्था है, जब से FCI है 65-66 जब से शुरू हुआ, MSP कानून का हिस्सा नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, यही सरकार कह रही है। तो आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, ये समझना चाह रहा हूं कि अगर 8 बार 10 बार प्रधानमंत्री मन की बात से लेकर भाषण दे चुके हैं, कृषि मंत्री चिट्ठी दे रहे हैं, शायद आप लोगों से बातचीत में उन्होंने लिखित आश्वासन देने की भी बात की, तो भरोसा क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने बिल्कुल लिखित आश्वासन देने की बात नहीं की, और मन की बात जो है, आत्मा की बात नहीं करते। मन बेईमान होता है, मन बेईमान होता है, और वो उसी बेईमान मन से बात करते हैं, उसी बेईमान मन से वो बात करते हैं, मन की बात करते हैं, आत्मा की बात नहीं करते। हम ये कह रहे हैं आत्मा की बात करें, आत्मा की आवाज सुने। आत्मा ये कहती है कि आज हमारा देश 107 देशों में 94 नंबर भुखमरी में पहुंच गया है, इस देश को बचाइए। आज एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटा है, उसकी आमदन को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए प्रति घंटा नहीं है, उसकी जेब से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं। ये वो कानून है। तो अब ये बताइए डेडलॉक कैसे खत्म होगा चड्डूनी साहब, चूंकि आप लोग की अहमियत है, आप लोग किसान नेता हैं, दिल्ली के आसपास घेरेबंदी मोर्चेबंदी के 24 दिन हो गए, सरकार की का जो रवैया अब लग रहा है कि जितना संशोधन के लिए सुझाव के लिए तैयार थी उसके बाद वो तैयार नहीं दिख रही है, तो ये खत्म कैसे